4 साल अफ्रीका के जंगलों में बिताने के बाद मैं आखिरकार वापस घर लौट आई। सूप डंपलिंग वाली उस छोटी सी दुकान पर अर्जुन से टकराना कोई हैरानी की बात नहीं थी। बचपन से लेकर आज तक अगर किसी चीज पर हमारी सच में सहमति हुई थी तो वो थे झुआंग के गर्म गर्म सूप डंपलिंग्स। वो सीधे मेरी तरफ चला आया, ऊपर से नीचे तक मुझे देखा, फिर अचानक जैसे राहत की सांस ली। तो घूमना फिरना हो गया खत्म। चल मेरे साथ खाना खा ले, बाद में मैं तुझे घर छोड़ दूंगा। मैंने हल्के से सिर हिला दिया। जरूरत नहीं थी, वैसे भी मुझे एक दोस्त से मिलना था। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जो वो बहुत कम दिखाता था। लगता है थोड़ी तकलीफ झेलने से फायदा हुआ है। अब पहले जैसी फालतू बातें करने वाली और इरिटेटिंग नहीं रही। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब वापस आ गई हो तो फिर से इधर उधर भागना बंद करो। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसकी भौहें चिढ़कर सिकुड़ गईं। अनन्या, कुछ बोल क्यों नहीं रही? एक पल के लिए मुझे ये बात बेहद अजीब लगी। जिस आदमी को कभी मेरी ज्यादा बातें करने से परेशानी होती थी, आज वही मुझसे पूछ रहा था कि मैं बोल क्यों नहीं रही। लेकिन वजह बहुत सीधी थी। मैं आखिरकार वही बन चुकी थी जो वो हमेशा चाहता था, एक गूंगी लड़की। तभी अंदर आती हुई मेरी दोस्त मीरा ने उसकी बात सुन ली। वो गुस्से में सीधे अर्जुन को धक्का देते हुए बोली, तुम पागल हो क्या? लड़ाई करने आए हो? मीरा की नजर में किसी गूंगी लड़की से बोलो कहना सीधा सीधा जख्म कुरेदने जैसा था। अर्जुन थोड़ा पीछे लड़खड़ा गया। उसी वक्त उसका हाथ एक कस्टमर के गरम सूप वाले बॉल से टकरा गया। अगले ही पल उसकी त्वचा पर लाल जलन का निशान उभर आया। उसने होल्ट भींच लिए। मैं उस चेहरे को अच्छी तरह जानती थी। उसका मतलब था, उसका गुस्सा अब फटने वाला है। मैंने तुरंत मीरा को अपने पीछे किया और आगे बढ़कर उसका हाथ देखने लगी। जलन काफी बुरी थी। मैंने जल्दी जल्दी अपने फोन पर टाइप किया और स्क्रीन उसकी तरफ कर दी। मुझे माफ कर दो, उसका वो मतलब नहीं था। फिर मैंने दूसरी लाइन लिखी, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। प्लीज अपना गुस्सा उस पर मत निकालना। अब मैं पहले वाली बिगड़ी हुई अमीर लड़की नहीं रही थी। लोगों के सामने वक्त पड़ने पर सिर झुकाना अब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी अर्जुन का असिस्टेंट भागता हुआ आया। सर, हॉस्पिटल चलना होगा। लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा, बस लगातार मुझे देखता रहा। अनन्या, बोलो। उसकी आवाज इस बार और भारी थी। अगर माफी मांग रही हो तो मुंह से बोलकर मांगो। 4 साल अफ्रीका में रहकर बेसिक मैनर्स भी भूल गई क्या? मीरा, जो अभी तक अपने गुस्से पर पछता रही थी, उसकी बात सुनते ही फिर भड़क गई। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। गलती मेरी थी। मेडिकल बिल्स चाहिए तो मैं दूंगी, क्लोथ्स का पैसा चाहिए वो भी दे दूंगी, लेकिन अनन्या को क्यों परेशान कर रहे हो? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। उससे बस एक सेंटेंस बोलने को कहा है, इसमें परेशान करने वाली क्या बात है? फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, वैसे भी उसे सबसे ज्यादा यही करना पसंद था ना, बोलते रहना। मीरा की आंखें गुस्से से खैल गईं। मुझे पता था वो अभी फट पड़ेगी। मैंने तुरंत उसका मुंह ढक दिया और साइन लैंग्वेज में समझाया, ये मेरा पुराना जानने वाला है, इसे नहीं पता कि अब मैं बोल नहीं सकती। मेरे साइंस पढ़ने के बाद मीरा अचानक चुप हो गई, धीरे से पीछे हट गई। अर्जुन हल्का सा हंसा, अब तो हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम्हें मेरे बनाए हुए रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ कहना है तो सीधे बोल दो, इतना सोचने की जरूरत नहीं। मैंने नजरें नीचे कर ली और मुश्किल से हल्की सी मुस्कान लाई। उसे लगा मैं अभी भी वही पुराना रूल फॉलो कर रही हूँ, वही बेवकूफी वाला रूल जिसमें मुझे उससे सिर्फ 1 घंटे में एक बार बात करने की इजाजत थी। वही रूल जिसने आखिर में मेरी आवाज ही छीन ली।
लेकिन उसे क्या दोष देती। उसे पूरा यकीन था कि मैं अब भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। और सच भी यही था। उस वक्त मेरी दुनिया सिर्फ उसी के आसपास घूमती थी। हर दिन मेरे पास उससे कहने के लिए 1000 बातें होती थीं, लेकिन मैं हमेशा रुक जाती, बार बार सोचती कौन सी बात सबसे जरूरी है। फिर पूरे 1 घंटे बाद सिर्फ वही एक सेंटेंस बोलती। अब वो बेड़ियां जिनमें उसने मुझे सालों तक बांध कर रखा था, आज उसने खुद खोल दी थीं। लेकिन बदले में मैं उसे सिर्फ खामोशी दे सकती थी। मैंने फिर फोन पर टाइप किया, 4 साल पहले मेरी आवाज चली गई थी, अब मैं लगभग गूंगी हूं। मैं जानबूझकर चुप नहीं हूं। कुछ सेकंड रुककर मैंने आखिरी लाइन लिखी, अब सब बता दिया, क्या मैं जा सकती हूं। अर्जुन काफी देर तक मेरी फोन स्क्रीन को देखता रहा, फिर धीरे से नजरें हटाईं। जब उसने दोबारा बात की, उसकी आवाज अजीब तरह से भारी लग रही थी। मतलब क्या है इसका? तुम्हारी आवाज कैसे चली गई? तुम जो बिना रुके बोलती रहती थी, तुम गूंगी कैसे हो सकती हो? अर्जुन, जो हमेशा छोटी और सीधी बात करने में यकीन रखता था, उसने एक ही सवाल 2 बार पूछा। उसकी आंखों में चिढ़ साफ दिख रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया वो परेशान क्यों था। क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए था? मैं आखिरकार वही बन गई थी जो अब उसे कभी परेशान नहीं करेगी। उसके सवालों के जवाब में मैंने बस धीरे से सिर हिला दिया। मैं कुछ समझाना नहीं चाहती थी। पुराने जख्म दोबारा खोलने की हिम्मत अब मुझ में नहीं बची थी। मैं मुड़ी और मीरा की तरफ वापस चलने लगी। इस बार अर्जुन मेरे पीछे नहीं आया, बस पीछे से मेरी तरफ देखते हुए उसने एक बात कही, जैसे मजबूरी में बोल रहा हो, अगर तुम खुद नहीं बताओगी तो मैं अपने तरीके से पता कर लूंगा। उसकी आवाज सुनकर मेरे कदम एक पल को रुक गए, लेकिन अगले ही सेकंड में फिर आगे बढ़ गई। उसे सच जानना है तो जान ले, अब फर्क ही क्या पड़ता था। मैं ना उससे प्यार करती थी और ना ही उससे नफरत। डिनर के बाद मैं और मीरा वापस दुकान की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में मेरा पुराना किंडरगार्टन पड़ता था। उसे देखते ही पुरानी यादें अपने आप लौट आईं। हर दिन स्कूल खत्म होने के बाद अर्जुन मेरा हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाता था। मैं रास्ते भर बिना रुके बोलती रहती और वो चुपचाप सुनता रहता। गेट के बाहर वाली छोटी पत्थर की सीढ़ी पर वो मुझे बैठाता, फिर खुद कन्वीनियंस स्टोर में भागकर मेरे लिए कॉटन कैंडी खरीदने जाता। फिर वक्त बदला, हम बड़े हो गए। अर्जुन वो लड़का बन गया जिसे पूरा कैंपस एडमायर करता था। टॉपर, स्मार्ट, हर लड़की का क्रश। और जितना उसे खामोशी पसंद आने लगी, उतना ही उसे मेरी बातें इरिटेटिंग लगने लगी। वो अक्सर कहता, तुम बहुत बोलती हो, सिर दर्द होने लगता है। लेकिन अजीब बात ये थी, इतनी शिकायतों के बाद भी उसने कभी लोगों के सामने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तब मुझे सच में लगता था वो जिंदगी भर मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रखेगा। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद सब बदल गया। अर्जुन फैमिली कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर चुका था। काम बढ़ता गया और मेरी बातें उसके लिए बोझ बनने लगी। कई बार तो मैं कुछ बोलती और वो बिना सुने ही हम कहकर फोन रख देता। फिर एक दिन उसने सीधे मेरे सामने रूल रख दिया, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तुम्हारी बेकार की बातें सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। आज के बाद 1 घंटे में सिर्फ एक सेंटेंस बोलोगी। उस वक्त वो सच में बहुत थका हुआ लग रहा था और मैंने खुद को समझाया, वो बस प्रेशर में है, काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मुझे उसकी परेशानी नहीं बढ़ानी चाहिए। उस दिन के बाद मैंने वो रूल पूरी ईमानदारी से फॉलो किया। मैं उसे भेजा हर मैसेज 10 बार सोचकर लिखती, हर शब्द केयरफुली चूज करती। लेकिन सच ये था, मेरी ज्यादातर बातें बस उसकी फिक्र होती थीं। उसने खाना खाया या नहीं, रात को सोया या नहीं, इतना काम करके थक तो नहीं गया।
मैं खुद को दिलासा देती रहती, कम से कम वो बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन जिस साल मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसी साल मेरी वो छोटी सी तसल्ली भी टूट गई, क्योंकि उसी साल मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स को उनकी असली बेटी वापस मिल गई, लावण्या। मेरे असली माँ बाप साधारण फैक्ट्री वर्कर्स थे। उन्होंने कभी लावण्या के साथ बुरा बिहेवियर नहीं किया था, लेकिन बस उसके एक आरोप ने कि मैंने उसे बुली किया, सब खत्म कर दिया। मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने बिना कुछ पूछे उसी पल मेरे और अपने बीच एक लाइन खींच दी और मुझे घर से निकाल दिया। एक रात में मैं आसमान से जमीन पर आ गिरी। उस वक्त अर्जुन ही मेरा आखिरी सहारा था। पहली बार उसने खुद मुझे फोन किया, मैंने एंगेजमेंट रिंग खरीद ली है, आज रात आकर ले जाना। फिर कुछ सेकंड बाद उसने कहा, कोई तुम्हें कॉल करेगा, जो घर पसंद आए सिलेक्ट कर लेना, हर महीने एक्सपेंसेस ट्रांसफर कर दूंगा, डरो मत, कुछ नहीं बदलेगा। उसने जानबूझकर प्रपोजल वाली बात अवॉइड की, लेकिन फिर भी मैं ऑलमोस्ट रो पड़ी थी, क्योंकि मेरी जिंदगी टूटने के बाद भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। मैंने उसका पैसा इस्तेमाल नहीं किया, मैंने खुद छोटा सा अपार्टमेंट रेंट पर लिया। मेरी सैलरी इतनी थी कि मैं एक सामान्य जिंदगी आराम से जी सकूं। मैं बस इंतजार करती रही कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कि एक दिन मैं सच में अर्जुन की दुल्हन बनूंगी। लेकिन बहुत जल्द मुझे समझ आ गया, अर्जुन लावण्या के साथ अलग बिहेवियर करता था। बस अडॉप्टिव पेरेंट्स की एक रिक्वेस्ट पर, लावण्या का थोड़ा ध्यान रखना। अर्जुन उसे बार बार कंपनी लेकर जाने लगा, कहता था उसे काम सीखना चाहिए। लावण्या हमेशा मासूम और डरी हुई बनने की एक्टिंग करती, लेकिन अर्जुन कभी इरिटेट नहीं होता। वो सवाल पूछती जो कोई भी फोन पर सर्च करके पता कर सकता था। फिर भी अर्जुन हर चीज पेशेंटली समझाता। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की दूरी कम होती गई और मैं दरवाजे पर खड़ी बस उन्हें देखती रहती। कई बार मैं अंदर जाने के लिए हाथ उठाती, फिर वापस नीचे कर लेती, क्योंकि उनके बीच की क्लोजनेस में मैं खुद आउटसाइडर लगने लगी थी। अर्जुन की आंखों में उसके लिए जो सॉफ्टनेस थी, शायद वो खुद भी उसे महसूस नहीं करता था। तभी मुझे पहली बार समझ आया, उसे सबकी बातें बेकार नहीं लगती थीं। बस मैं उसके लिए कभी स्पेशल नहीं थी। पहली बार जब अर्जुन ने लावण्या को कुछ समझाने के लिए लगभग अपनी बाहों में खींच लिया, तब जाकर मैंने उससे बहस की। लेकिन उसकी आंखों में जरा सा भी गिल्ट नहीं था, उल्टा उसने मुझे ही डांट दिया। लावण्या को कुछ नहीं आता, अगर तुमने उसकी जगह के सारे रिसोर्सेस नहीं लिए होते तो वो आज इतनी पीछे क्यों रहती। उसे डर लगता है कि लोग उसे जज करेंगे, एक्स्ट्रा सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं होती उसकी। अगर मैं उसे ऐसे गाइड नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मेरी छोटी सी जलन, मेरी सारी शिकायतें एक पल में भारी गिल्ट में बदल गईं। हाँ, मैं उसकी जिंदगी की जगह लेकर बड़ी हुई थी, इसलिए शायद मुझे सवाल पूछने का कोई हक नहीं था। उसके बाद मैं बस अर्जुन की दी हुई उस एंगेजमेंट को किसी चैरिटी की तरह पकड़े रही, चुपचाप उससे प्यार करती रही, धीरे, बिना आवाज किए। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगा सब बिखरने में। उस रात मैं अपने पुराने रेंटेड अपार्टमेंट में खाना खा रही थी, तभी अचानक ऊपर का शैंडलियर टूटकर नीचे गिर पड़ा। मुझे संभलने का मौका तक नहीं मिला, भारी शैंडलियर सीधे मेरे ऊपर आ गिरा। अगले ही पल हवा में खून की तेज मेटालिक स्मेल फैल गई। सिर फटने जैसा दर्द हो रहा था, पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। मैं टूटी हुई ग्लास पीसेस के बीच जमीन पर पड़ी थी, हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंसान से सब करवा देती है। मैंने पूरी ताकत लगाकर सोफा पर पड़ा फोन खींचा और बिना सोचे सिर्फ एक नंबर डायल किया, अर्जुन। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, वो एम्बुलेंस बुला देगा।
लेकिन मैं इतनी बुरी हालत में थी कि अपना एड्रेस तक ठीक से नहीं बता पा रही थी। फोन बहुत देर तक बजता रहा। फिर आखिर किसी ने उठाया, लेकिन वो अर्जुन नहीं था, वो लावण्या थी। उसकी नरम आवाज सुनाई दी, हेलो। दर्द और धुंधली होती चेतना के बीच मेरे पास सोचने का भी समय नहीं था कि उसका फोन उसके पास क्यों है। मैंने आखिरी ताकत जुटाकर कहा, लाइट गिर गई मुझ पर। 120 कॉल। मेरी सांस टूट रही थी। उधर से लावण्या की आवाज आई, दीदी आपने क्या कहा? फिर दूसरी तरफ हल्की सी आवाजें सुनाई दी। अर्जुन था। उसकी आवाज में साफ चिढ़ थी। अब क्या चाहिए उसे? लावण्या धीरे से बोली। ठीक से सुनाई नहीं दिया, लेकिन उसने बात तो की। अर्जुन ने बिना रुके कहा, तो फोन काट दो। 1 घंटे में 1 सेंटेंस। उसका क्वोटा खत्म। अगले ही सेकंड कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उस पल मेरे सिर के घाव का दर्द भी उतना नहीं था जितना दिल के अंदर हो रहा था। मैं पूरी तरह बेहोश हो गई। बाद में जब होश आया, तब मुझे उस कॉल के बारे में पता चला। उस कॉल के बारे में जिसने लगभग मेरी जान ले ली थी। और उसी के बाद मैंने फैसला किया, मैं अफ्रीका चली जाऊंगी, एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वहां सब अच्छा था, ना ठंडी सर्दियां, ना कोई जो मुझे बहुत बोलने वाली कहकर इरिटेट हो। बस एक चीज बदल चुकी थी, मैं बड़ी हो गई थी और अब मैं बोल नहीं सकती थी। जब अर्जुन मुझे वेटरिनरी क्लिनिक में ढूंढते हुए आया, तब मैं अभी अभी एक ऑरेंज टैबी कैट की सर्जरी खत्म करके निकली थी। उसकी आवाज हल्की भारी लग रही थी। अनन्या, मैंने 3 साल पहले वाली बात के बारे में सब पता कर लिया। मैंने बिना उसकी तरफ देखे ग्लव्स उतारे और सिंक पर हाथ धोने लगी। कोई जवाब नहीं दिया। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम इंजर्ड थी। फोन लावण्या ने उठाया था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुरंत तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता। मैं तुम्हारे लिए बेस्ट साइकोलॉजिस्ट ढूंढता। अगर तुम बिना बताए गायब नहीं हुई होती तो मैं तुम्हें कंट्री ए ले जाता। बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट्स, बेस्ट साइकोलॉजिस्ट्स। मैं फिर भी चुप रही, बस हाथ और जोर से रगड़ती रही, जैसे उन पुराने खून के धब्बों को धो देना चाहती हूं जो कभी साफ हुए ही नहीं। धीरे धीरे अर्जुन फिर अपने पुराने काम अंदाज में लौट आया। मैंने साइकोजेनिक म्यूटिज्म के स्पेशलिस्ट से बात कर ली है। मेरे पास एक एस्टेट है रिकवरी के लिए परफेक्ट। एनवायरनमेंट अच्छा है, फैसिलिटीज भी पूरी हैं। उसने मेरी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, अनन्या, गुड गर्ल बनो। पहले अपनी बीमारी का इलाज कराते हैं, ओके? गुड गर्ल। ये 2 शब्द सुनते ही जैसे दिमाग में बंद पड़े सारे दरवाजे खुल गए। बचपन से वो हमेशा ऐसा ही था। मेरे लिए रूल्स बनाता, मुझे डांटता, लेकिन जब भी मुझे जरूरत होती सबसे पहले वही सामने खड़ा मिलता। शायद इसी वजह से मरते वक्त भी मैंने उसी को कॉल किया था, क्योंकि मेरी नजर में वो ही मेरा सबसे बड़ा सहारा था। लेकिन मैं भूल गई थी, तब तक लावण्या उसकी जिंदगी में आ चुकी थी। वो अब मेरा हीरो नहीं रहा था। मैंने गहरी सांस ली, दिल में उठती कड़वाहट को दबाया और फिर फोन पर टाइप किया, मैं कहीं नहीं जा रही। शायद उसे इतनी सीधी रिफ्यूजल की उम्मीद नहीं थी। उसके चेहरे पर एक पल को सरप्राइज दिखा। मैंने आगे लिखना जारी रखा, अर्जुन। मेरी आवाज सिर्फ उस चोट की वजह से नहीं गई थी, कम से कम पूरी तरह नहीं। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए अगली लाइन टाइप की, तुम्हें याद है सर्जरी के बाद तुमने मुझसे क्या कहा था? उस दिन, उस कॉल के बाद भी मेरी सर्जरी हुई थी, लेकिन जब एनेस्थीसिया से मेरी आंख खुली तो मुझे एहसास हुआ मेरी आवाज नहीं निकल रही। उसी वक्त अर्जुन ने मुझे वीडियो कॉल किया। उसने कहा उसके पेरेंट्स उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो असल एरस से शादी करे। उसने कहा
वो हर दिन लावण्या को उसके लिए रोते हुए नहीं देख सकता। फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, जो कुछ शुरू से उसका होना चाहिए था, उसकी आइडेंटिटी, प्यार, लक्ष्यूरी लाइफ। तुमने वो सब गलती से 22 साल तक लिया। अभी हमारी ऑफिशियली शादी नहीं हुई है। वीडियो कॉल पर अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अनन्या, क्या तुम एंगेजमेंट लावण्या को वापस दे सकती हो? उसकी आवाज शांत थी, इतनी शांत कि जैसे वो कोई बहुत मामूली बात मांग रहा हो। फिर उसने अगली लाइन कही, आखिर बचपन में जिसे गोद में उठाकर मुझसे मंगनी करवाई गई थी, वो तुम नहीं, लावण्या थी। उस आखिरी सेंटेंस ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। मेरी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। अभी कुछ देर पहले लगी पेन किलर इंजेक्शन अचानक बेअसर लगने लगी। इतना दर्द हो रहा था कि मैं चीखना चाहती थी। लेकिन उस वक्त मुझे एक बात आखिरकार समझ आ गई। अर्जुन अब इतना कमजोर नहीं था कि कोई उसे मजबूर कर सके। वो खुद अपनी जिंदगी संभालने लायक बन चुका था। उसने कॉम्प्रोमाइज चुना था, खुद से और पूरी दुनिया के बाद। अब उसे भी मुझसे नफरत होने लगी थी, क्योंकि मैं नकली थी। 22 साल हमने कितनी बार हाथ पकड़े थे, कितनी बार फ्यूचर की बातें की थीं, लेकिन उसने एक पल में सब मिटा दिया। उधर कॉल पर कुछ देर चुप्पी रही। फिर अर्जुन की कंफ्यूज्ड आवाज आई, अनन्या, कुछ बोल क्यों नहीं रही? लेकिन तब तक मैं सच में गूंगी बन चुकी थी। मैं कुछ कह ही नहीं सकती थी। मैंने बस कॉल काट दिया। कॉल कटते ही उसका मैसेज आया। उसने लिखा, लावण्या को वो वेडिंग ड्रेस बहुत पसंद आई है जो मैंने खुद अपने लिए डिजाइन की थी। वो चाहता था मैं वो ड्रेस भी उसे दे दूं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फोन कसकर पकड़ लिया और रिप्लाई किया, वो ड्रेस मैंने अपने लिए डिजाइन की थी। उसमें फैमिली का 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर मैं उसे क्यों दूं? लेकिन लावण्या की बात आते ही अर्जुन हमेशा बहुत जल्दी जवाब देता था। उसका रिप्लाई तुरंत आया, अगर तुमने उसकी एरेस वाली जिंदगी नहीं ली होती तो तुम्हें फेमस फैशन डिजाइनर से सीखने का मौका भी नहीं मिलता। ये पढ़कर मैं हंस पड़ी, इतना हंसी कि आंसू निकल आए। मन किया उससे पूछूं, क्या अब मेरी जिंदगी भी लावण्या को वापस कर दूं? बहुत देर बाद मैंने सिर्फ एक लाइन भेजी, ठीक है, मैं भेज दूंगी। मैंने अपने एक दोस्त से वेडिंग ड्रेस हॉस्पिटल मंगवाई। फिर मैंने खुद कैंची उठाई। छन्न छन्न सफेद सतीन के कपड़े कटने की आवाज पूरे कमरे में गूंजती रही। मैं उस ड्रेस को काट रही थी जिसमें मेरी पूरी जवानी के सपने थे, मेरा पहला प्यार था, मेरी सारी उम्मीदें थीं। कुछ ही मिनटों में वो खूबसूरत ड्रेस टुकड़ों में बदल गई। फिर मैंने उन पीसेस को एक बॉक्स में डाला और अर्जुन को कोरियर कर दिया। इतना सुनाते सुनाते अर्जुन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसने धीरे से कहा, सॉरी अनन्या। उसके दोनों हाथ बगल में कस गए, आंखें लाल हो चुकी थीं। मुझे सच में माफ कर दो, वो मुश्किल से बोल पा रहा था। जब भी मैं लावण्या को देखता था मुझे गिल्ट होता था। मुझे लगता था उसे बचपन से मेरी केयर मिलनी चाहिए थी। इसलिए मैंने सोचा हस्बैंड बनकर उसकी जिंदगी कॉम्पनसेट करना मेरी जिम्मेदारी है। उसने दर्द में माथा दबाया, फिर धीमी आवाज में बोला, लेकिन मैं गलत था। शादी कोई कॉम्पनसेशन नहीं होती। लावण्या मेरे लिए सही इंसान नहीं है। उससे शादी करने के बाद मुझे समझ आया, इंसान को उसी के साथ रहना चाहिए जिसकी वेवलेंथ उससे मिलती हो। ये कहते हुए उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिक गईं, जैसे वो मुझे कुछ समझाना चाहता हो। लेकिन मैंने उसकी आंखों में छुपे मतलब पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं बस चुपचाप सिर हिलाती रही। सेम वेवलेंथ। ये सुनते ही मुझे अपने हस्बैंड कबीर की याद आ गई। कबीर, जो एक कुत्ते से भी घंटों बातें कर सकता था।
उसे हर चीज पर बोलना होता था, हर छोटी बात शेयर करनी होती थी। और अजीब बात ये थी, मैं गूंगी होने के बावजूद उसके साथ कभी खामोश महसूस नहीं करती थी। हमारे बीच बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। उसके साथ रहकर पहली बार मुझे लगा कोई मुझे पूरी तरह एक्सेप्ट करता है, वैल्यू करता है। तब जाकर मुझे समझ आया, प्यार सिर्फ स्वीट बातें नहीं होता। प्यार वो होता है जब कोई इंसान तुम्हारी रोज की फालतू बातें भी सुनना चाहे। कबीर को सोचते सोचते मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई, लेकिन मेरी वो मुस्कान देखते ही अर्जुन की आंखों का रंग बदल गया। उसने जल्दी से कहा, अनन्या, अगर ऐसा है तो क्या हम फिर से। धड़ाम। क्लिनिक का दरवाजा जोर से खुला। अंदर कबीर घुसा और उसके हाथ में एक पूरा बड़ा हस्की डॉग था, पूरा कीचड़ से भरा हुआ। कुत्ता खुशी में जीभ बाहर निकालकर उछल रहा था। कबीर एक्साइटेड होकर बोला, वाइफ, देखो मैं क्या ट्रेजर पकड़कर लाया हूं। अर्जुन की अधूरी बात वहीं रुक गई। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वाइफ, कबीर ने बिल्कुल नेचुरली जवाब दिया, हाँ, डॉक्टर अनन्या मेरी वाइफ है। फिर उसने अर्जुन को ऊपर नीचे देखा। आप नए क्लाइंट हो क्या? ये हस्बैंड वाइफ क्लिनिक है। वो हमेशा की तरह केयरफ्री अंदाज में नीचे बैठकर हस्की की लीश बांधने लगा। वाइफ, जरा देखना इसे, भूखा तो बहुत है, लेकिन इसके अलावा कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या? फिर उसने अपने कपड़ों की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, मैं पहले कपड़े बदल कर आता हूँ। इसने पूरा कीचड़ लगा दिया, लेकिन कबीर लीश बांध भी नहीं पाया था कि अर्जुन की ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, अनन्या, तुम इतनी नीचे गिर चुकी हो। इस तरह के ऑर्डिनरी आदमी के साथ हो अब। एक सेकंड में कबीर के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो सीधा खड़ा हुआ और गुस्से से अर्जुन को घूरने लगा। अबे तू है कौन? ऐसे बात किससे कर रहा है? लेकिन अर्जुन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी थीं। मैंने चेक किया है। अर्जुन की आवाज ठंडी थी। इस क्लिनिक का लीगल ओनर एक आदमी है। उसने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, वही है ना? फिर उसने सीधे मेरी आंखों में देखकर कहा, अगर तुम्हें पेट हॉस्पिटल चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे 10 खोल सकता हूँ। अभी इसी वक्त इससे ब्रेकअप करो। ये आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। कबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सीधा दरवाजे की तरफ इशारा किया। ओह, तो तू वही महान एक्स है। रूमर्स में जितना शेमलेस सुना था उससे भी ज्यादा निकला। दूसरे की वाइफ छीनने आया है और ऊपर से एटीट्यूड भी दिखा रहा है। क्या मैं मरा हुआ दिख रहा हूं तुझे? निकल यहां से। मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला और टाइप किया, इतनी इन्वेस्टिगेशन की तो मेरा मैरिटल स्टेटस चेक करना भूल गए क्या? अर्जुन का चेहरा एक सेकंड में बदल गया। और मैरिटल स्टेटस? कबीर ने तुरंत गर्व से मेरा कंधा पकड़ लिया। वाइफ कोई कैजुअली बोलने वाली चीज नहीं होती भाई। 3 साल पहले हमने लीगली मैरिज रजिस्टर करवाई थी। ऑफिशियल हस्बैंड वाइफ हैं हम। समझ आया? अर्जुन जैसे एक पल के लिए जम गया। वो आधा कदम पीछे हट गया। तुम शादीशुदा हो? घर वालों को क्यों नहीं पता? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। मुझसे नफरत थी तो ठीक, लेकिन किसी रैंडम आदमी से शादी कर ली। कबीर तुरंत भड़क गया। ओए बस कर। मेरी वाइफ की आवाज छीनने के बाद भी तुझे लगता है उसने तुझसे बदला लेने के लिए शादी की? आईना देखा है कभी? लेकिन अर्जुन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी थीं। अगर एक्स बॉयफ्रेंड होने का हक नहीं रहा तो कम से कम बचपन का रिश्ता तो था। अनन्या, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मेरे मुंह से ठंडी हंसी निकल गई। कबीर तुरंत समझ गया मैं क्या सोच रही हूं। वो आगे बढ़ा और बोला, मिस्टर अर्जुन, जिस चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को आप रिकॉग्नाइज करते हो,
वो अब आपकी लीगली वेडेड वाइफ है, मेरी वाइफ नहीं। तो मेरी वाइफ पर लेबल लगाने की कोशिश मत करो, वरना अगली बार आपकी वाइफ रोती हुई आएगी कि मेरी वाइफ उसका बचपन वाला भाई भी छीन कर ले गई। हर बार मेरी वाइफ सुनकर अर्जुन के हाथ और कसते जा रहे थे। मुझे डर लगने लगा कि कहीं बात हाथापाई तक ना पहुंच जाए। मैंने धीरे से कबीर का हाथ दबाया, लेकिन कबीर अभी रुका नहीं था। वो ठंडी हंसी के साथ बोला, वैसे मेरी वाइफ के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई नहीं हैं, लेकिन इमरजेंसी कॉल काट देने वाला आदमी मिनिमम लेवल से भी नीचे होता है। ये बात सीधा अर्जुन के सीने में जाकर लगी। वो आखिरकार फट पड़ा। चुप हो जाओ। मैंने उसे जिंदगी में पहली बार इतना आउट ऑफ कंट्रोल देखा था। मैं इंस्टिंक्टिवली कबीर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसी वक्त हस्की भी जोर जोर से अर्जुन पर भौंकने लगा। मैंने तुरंत फोन निकाला और जल्दी से टाइप किया, फिर स्क्रीन उसकी तरफ कर दी। 1 घंटे में एक सेंटेंस वाला रूल तुमने बनाया था, लेकिन उसने मेरी हर फालतू बात समझने के लिए साइन लैंग्वेज सीखी। मैं चाहे कितनी धीरे साइन करूं। वो मुस्कुराकर घंटों जवाब देता है, अर्जुन, तुमने मुझे चैरिटी दी थी, उसने मुझे रिस्पेक्ट दिया है, तुम कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अर्जुन ने हर वर्ड बहुत धीरे धीरे पढ़ा। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे टूटकर दर्द में बदलने लगा। आखिर में उसकी नजर मेरे और कबीर के हाथों पर जाकर रुकी। हमारी उंगलियां कसकर एक दूसरे में फंसी हुई थीं। फिर बिना कुछ कहे वो हार कर क्लिनिक से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही मैंने लंबी सांस छोड़ी। अभी उसकी आंखें जिस तरह लाल हो गई थीं, सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो कबीर को मार देगा। और ये सोचकर मैं सच में डर गई थी। अर्जुन पावरफुल फैमिली से था। वो गुस्से में कुछ भी कर सकता था। मिडिल स्कूल में एक लड़का मुझे स्टॉक करता था। तब अर्जुन ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था कि वो ऑलमोस्ट मर ही गया था। लेकिन दूसरी तरफ कबीर बिल्कुल रिलैक्स था। वो नीचे झुका और मेरी वो कलाई पकड़ ली जिसे अर्जुन ने जोर से पकड़ा था। बहुत ध्यान से देखने लगा। वाइफ, ठीक हो ना? उस कमीने ने हर्ट तो नहीं किया? मैंने हल्के से सिर हिला दिया। तभी कबीर हस्की के सामने बैठ गया और पूरी सीरियसनेस से बोला, ब्रदर डॉग, आज सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। आज डिनर में एक्स्ट्रा खाना मिलेगा। उसका इतनी सिंसेरिटी से कुत्ते से बात करना देखकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। और जैसे ही उसने मुझे मुस्कुराते देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने दोनों हाथ फैलाए और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। वाइफ, अभी जिस तरह तुम मेरे सामने खड़ी हो गई थी ना, बहुत कूल लग रही थी। उस हग में कोई डिजायर नहीं था, बस कंफर्ट था, बस प्रोटेक्शन। इतनी गर्माहट कि मेरा रोने का मन करने लगा। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। मेरे आंसू चुपचाप उसकी जैकेट में भीगते रहे। असल में मुझे खुश रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। ये बस इतना ही काफी था। अर्जुन को खुद नहीं पता था वो ड्राइव करके घर तक कैसे पहुंचा। कार बंद करने के बाद भी वो काफी देर तक बाहर नहीं उतरा, बस ड्राइवर सीट पर अकेला बैठा रहा। फिर उसने बहुत समय बाद सिगरेट जलाई। अनन्या के फोन पर लिखे हुए वर्ड्स उसने सिर्फ एक बार पढ़े थे, लेकिन अब वो उसके दिमाग में जल चुके थे। बार बार वही लाइंस उसके कानों में गूंज रही थीं। उसे याद आया, छोटी सी अनन्या कितनी एक्साइटमेंट से उसके पास भाग कर आती थी। एक बार आर्ट कंपटीशन जीतकर सर्टिफिकेट दिखाया था। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं और उसने बस इतना कहा था, ठीक है। ऐसे हजारों पल थे। अनन्या हमेशा अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करना चाहती थी और वो हमेशा कहता, ड्रामा मत करो, इतना इरिटेट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। चैरिटी। अनन्या सही कह रही थी, बस फर्क इतना था, अब चैरिटी की जरूरत उसे खुद पड़ चुकी थी। अर्जुन ने सिगरेट का लंबा कश लिया।
धुआं उसके फेफड़ों में बुरी तरह उतर गया। अर्जुन जोर जोर से खांसने लगा। जब खांसी रुकी तो उसने थककर अपना चेहरा हथेलियों में छिपा लिया। कुछ सेकंड बाद जब उसने हाथ हटाए, उसकी उंगलियां ठंडी और गीली थीं। अनन्या हमेशा बहुत ओबीडियंट थी, इतनी ओबीडियंट कि बार बार इग्नोर होने के बाद भी, बार बार पीछे हटने पर मजबूर होने के बाद भी वो चुपचाप सब सहती रही। और आखिर में उसी ने उस लड़की को, जिसकी पूरी दुनिया कभी सिर्फ वही था, किसी दूसरे आदमी की बाहों में धकेल दिया। वो सच में घटिया इंसान था, लेकिन फिर भी उसका दिमाग एक बात मानने को तैयार नहीं था। अनन्या, जो बचपन से उसकी परछाई बनकर घूमती थी, जिसकी आंखों में हमेशा सिर्फ वही होता था, जो हमेशा उसकी दुल्हन बनने का सपना देखती थी, वो किसी और से प्यार कैसे कर सकती है? कैसे किसी और की बाहों में जा सकती है? एक ऑर्डिनरी आदमी जो उसकी फालतू बातें सुन लेता है। अर्जुन ने अंदर ही अंदर ठंडी हंसी उड़ाई, जैसे मैं नहीं सुन सकता था। जब उसने एच सिटी ब्रांच संभाली थी, तब चारों तरफ प्रेशर ही प्रेशर था। वो खुद को साबित करने के लिए पागलों की तरह भाग रहा था। उसे जल्दी सक्सेस चाहिए थी, और उसी जल्दबाजी में वो अनन्या के साथ बहुत क्रूएल हो गया। लेकिन अनन्या चाहती ही क्या थी? बस कोई उसे इम्पोर्टेंस दे, कोई उसकी बातें सुने। क्या ये इतना मुश्किल था? वो बदल सकता था, अगर वो थोड़ा पेशेंट बन जाए, उसके साथ अच्छा बिहेव करे, उसे वो सब दे जो वो हमेशा चाहती थी, तो अनन्या जरूर वापस आ जाएगी। आखिर उनके बीच 22 साल का रिश्ता था, और वो उससे इतना प्यार करती थी। एक मामूली वेटरिनरियन, ना उतना हैंडसम, ना उतना रिच। अर्जुन कैसे हार सकता था? घर पहुंचने के बाद भी अर्जुन चुपचाप सिगरेट पीता रहा। कुछ देर बाद लावण्या लड़खड़ाती हुई अंदर आई। उससे शराब की तेज स्मेल आ रही थी। उसने ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ? आज अपनी व्हाइट मूनलाइट के पीछे नहीं भागे? अर्जुन ने सिगरेट बुझा दी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। कल मेरा लॉयर तुमसे कांटेक्ट करेगा। डिवोर्स डिस्कस करने के लिए तैयार रहना। डिवोर्स? लावण्या जोर से हंस पड़ी। अर्जुन, आखिरकार ड्रामा खत्म। तुम बहुत पहले से डिवोर्स चाहते थे, बस फैमिली बिजनेस टाइज छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर उसने जहरीली हंसी के साथ कहा, अब क्या हुआ? अब जब अनन्या को कोई प्रोटेक्ट करने वाला मिल गया, तो पैनिक हो रहा है। अर्जुन खड़ा हो गया। उसकी आवाज में साफ घिन थी। अनन्या की वापसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इस साल तुमसे डिवोर्स लेकर रहूंगा। हर वक्त फोन कॉल्स, स्कैम कॉल से भी ज्यादा परेशान करने वाली, मीटिंग के बीच एंडलेस मैसेजेस, शराब, जुआ, मैं तंग आ चुका हूं। अचानक लावण्या ने कॉफी टेबल पर रखा क्रिस्टल एस्ट्रा उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। हाँ, मैं अनन्या जितनी स्मार्ट नहीं हूं, ना उतनी ओबीडियंट। सबको वही पसंद है, लेकिन उससे क्या? वो पागलों की तरह हंसने लगी। जीती तो मैं ना। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ने उसे घर से निकाला, फिर तुमने उसे छोड़ दिया। हाँ, फिर वो अचानक उसके करीब आई और जोर से धक्का दिया। उसका मेकअप पूरी तरह फैल चुका था, चेहरा शराब और गुस्से से विकृत लग रहा था। ड्रामा बंद करो अर्जुन। तुम पिछले 4 साल से वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाली सूप डम्पलिंग शॉप में रोज जाते थे, किसे दिखा रहे थे अपनी फेक लॉयल्टी। क्या लगता है अनन्या शॉप ओनर से पूछेगी कि तुम कितने डिवोटेड हस्बैंड बने घूमते हो? उसने उंगली उठाकर सीधे उसके चेहरे पर कहा, सुन लो, जिस दिन तुमने मुझसे शादी करने का फैसला लिया, जिस दिन तुमने उसे हर्ट करना चुना, उसी दिन से वो कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली थी। सबको लगता था अनन्या तुम्हारी सिम थी, लेकिन असली ऑब्सेस्ड इंसान तुम हो। तुम वो लूजर हो
जिसे जो चाहिए था वो कभी मिला ही नहीं, और अब उसकी पीठ पीछे खुद पर तरस खा रहे हो। बस। अर्जुन आखिरकार चिल्ला पड़ा। धड़ाम। उसने सामने की पूरी कॉफी टेबल पलट दी। लावण्या की बातें, उसके अंदर बची आखिरी सेल्फ डिसेप्शन भी तोड़ चुकी थीं। उल्टी हुई टेबल उसके पैर से टकराई। वो दर्द से कराही, लेकिन फिर भी हिस्टेरिकली चिल्लाती रही। तुमने उससे एंगेजमेंट छीनी, तुमने उससे वेडिंग ड्रेस छीनी, जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब तुमने उसका फोन काट दिया। अर्जुन, उसे अपनी जिंदगी से तुमने खुद फेंका था, और अब डिवोटेड लवर बनने का ड्रामा कर रहे हो। क्या लगता है तुम बोलोगे और वो हस्बैंड को छोड़कर वापस आ जाएगी? सपने देखते रहो, तुम डिजर्व करते हो ये सब। धड़ाम। उसके चिल्लाने के बीच एक और वास टूटकर बिखर गया। अर्जुन कुछ सेकंड बस उसे देखता रहा। बिखरे बाल, लाल आंखें, पूरे घर में फैला केओस। फिर उसने नीचे टूटे हुए ग्लास पीसेस की तरफ देखा, और अचानक उसके अंदर एक खालीपन उतर आया, हड्डियों तक थका देने वाला खालीपन। उसने हाथ में पकड़ा वास धीरे से छोड़ दिया, फिर भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हाँ, वो आखिर सोच क्या रहा था? जो अनन्या कभी उसके पीछे घूमती थी, जिसके लिए उसकी पूरी दुनिया सिर्फ अर्जुन था, वो अनन्या, वो खुद अपने हाथों से खो चुका था, और इसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार था, वो इसी लायक था। उस दिन मैं क्लिनिक में एक गोल्डन रिट्रीवर की ग्रूमिंग कर रही थी। तभी दरवाजे पर लगी वाइन चाइम हल्के से बजी। मैंने सिर उठाया। लावण्या अंदर खड़ी थी। उसकी बाहों में एक छोटा सा डॉग था। मुझे देखते ही वो मीठी आवाज में बोली, अनन्या जी, सुना है तुमने पेट हॉस्पिटल खोला है। लावण्या मीठी मुस्कान के साथ बोली, सोचा स्पेशली आकर तुम्हारा बिजनेस सपोर्ट कर दूं। मैंने असिस्टेंट को इशारा किया कि वो उसका केस हैंडल करे, और खुद साइड में जाकर मेडिसिन कैबिनेट ठीक करने लगी। मेरा उससे कोई झगड़ा करने का इरादा नहीं था, लेकिन वेटिंग एरिया में बैठी लावण्या की नजरें लगातार मेरे ऊपर घूम रही थीं। उसकी आंखों में वही पुरानी जहरीली चमक थी। कुछ देर बाद ग्रूमिंग खत्म हुई। अचानक वो जोर से चिल्लाई, मेरा ब्रोच गायब है। पूरा क्लिनिक उसकी तरफ देखने लगा। वो घबराई हुई एक्टिंग करते हुए बोली, ये मेरे हस्बैंड का बर्थडे गिफ्ट था, ऑक्शन से खरीदा था, 5 मिलियन का यूनिक पीस। इतनी बड़ी रकम सुनते ही बाकी कस्टमर्स भी अलर्ट हो गए। मैं और स्टाफ तुरंत ब्रोच ढूंढने लगे, लेकिन काफी सर्च के बाद भी कुछ नहीं मिला। तभी लावण्या ने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। अनन्या जी, अभी यहाँ हम कुछ ही लोग थे। ब्रोच बहुत एक्सपेंसिव है। मुझे पता है पहले तुम्हें लक्शरी लाइफ की आदत थी, लेकिन तुम ऐसा। 4 साल बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदली थी। मेरा एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदला। मैंने कामली फोन उठाया और सीधे पुलिस को कॉल कर दिया। फिर मैंने क्लिनिक की सर्वेलेंस फुटेज निकलवाई। वीडियो में साफ दिख रहा था, लावण्या के अंदर आने से लेकर ब्रोच गायब होने तक। मैं मेडिसिन कैबिनेट के पास ही थी। मैं एक बार भी उसकी तरफ नहीं गई। असिस्टेंट की मूवमेंट्स भी पूरी तरह नॉर्मल थीं। हालांकि कैमरा में ब्रोच आखिर गया कहाँ ये नहीं दिखा, लेकिन इतना जरूर साबित हो गया, मैं इनोसेंट थी। मैंने फोन पर जल्दी से टाइप किया, फिर वॉइस मैसेज चला दिया, यहाँ हम जानवरों का इलाज करते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का नहीं। अगर आपको पैरानोया की प्रॉब्लम है तो किसी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाइए। लावण्या का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। उसी वक्त क्लिनिक का दरवाजा जोर से खुला। अर्जुन अंदर आया। शायद किसी ने उसे खबर दे दी थी। जैसे ही लावण्या ने उसे देखा, वो अचानक और भड़क गई। उसने गुस्से में सीधे मेरी तरफ हाथ उठाया। मैं हाथ रोकने ही वाली थी कि अचानक एक गर्म हथेली मेरे सामने आ गई। कबीर पता नहीं कब ऑपरेटिंग रूम से बाहर आ चुका था। उसने बीच में आकर लावण्या की कलाई कसकर पकड़ ली।
उधर अर्जुन भी इंस्टिंक्टिवली आगे बढ़ा था, लेकिन कबीर को पहले देख उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसका चेहरा और काला पड़ गया। फिर उसने सारा गुस्सा लावण्या पर निकाल दिया। क्या तमाशा बना रखा है? घर चलो। लेकिन लावण्या अब पूरी तरह कंट्रोल खो चुकी थी। उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर चीखा, तमाशा? ये औरत मिस्ट्रेस है। इसके वापस आते ही तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अब तुम मेरे साथ डिवोर्स भी इसी की वजह से चाहते हो। अनन्या, तुमने फिर से इसे खसाया ना। 20 साल मेरी जिंदगी चुराई। वो काफी नहीं था, अब मेरी शादी भी छीनोगी? अर्जुन जोर से गरजा। लावण्या, हमारा डिवोर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। इसका अनन्या से कोई लेना देना नहीं है। कैसे नहीं है? लावण्या हिस्टेरिकली चिल्लाई। अगर ये वापस नहीं आती तो? तभी एक महिला अचानक बीच में बोल पड़ी। उसकी गोद में एक रैगडॉल कैट थी। शुरू से हमें नहीं लगा कि अनन्या ने कुछ चुराया है। पिछले हफ्ते मेरी स्ट्रे कैट मरने वाली थी। ये पूरी रात जागकर उसका ट्रीटमेंट करती रही। ऊपर से 1 रुपया फी भी नहीं लिया। ये कोई ग्रीडी विलन नहीं है। तभी एक बुजुर्ग महिला, जो कॉर्गी लेकर आई थी, भी बोल उठी। ये यंग कपल रोज साथ आते जाते हैं। इतना प्यार साफ दिखता है। अगर तुम अपना हस्बैंड संभाल नहीं पा रही हो, तो किसी और औरत को ब्लेम मत करो। एक और कस्टमर बोला, हर कोई तुम्हारे हस्बैंड पर ऑब्सेस नहीं होता। घर की ड्रामा क्वीन बनना है तो घर जाओ। यहाँ आकर दूसरी औरतों को परेशान मत करो। धीरे धीरे पूरे क्लिनिक के लोग मेरे सपोर्ट में बोलने लगे। लावण्या सबको एक साथ जवाब देने लगी, लेकिन सिचुएशन पूरी तरह उसके हाथ से निकल चुकी थी। आखिर में अर्जुन ने मजबूरी में उसका मुंह दबाया और उसे जबरदस्ती क्लिनिक से बाहर खींचकर ले गया। आखिरकार अर्जुन और लावण्या का डिवोर्स पूरे शहर का स्कैंडल बन गया। लावण्या ने सोशल मीडिया पर पहले से थोड़ा फेम बना रखा था। वो हमेशा लक्सुरी लाइफ फ्लॉन्ट करती रहती थी। अब उसने इंटरनेट पर रो रो कर वीडियोज डालना शुरू कर दिया। कहने लगी, अर्जुन उसे मेंटली टॉर्चर करता था और मैं उनकी शादी के बीच आई थी। अर्जुन की पीआर टीम दिन रात ट्रेंडिंग टॉपिक्स दबाने में लगी रही, लेकिन इंटरनेट पर एक बार चीज फैल जाए तो उसे पूरी तरह मिटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। धीरे धीरे दोनों फैमिलीज भी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गईं। हर कोई खुद को बचाने में लगा था। दोनों फैमिलीज की लड़ाई धीरे धीरे और गंदी होती गई। बिजनेस डील्स टूटने लगे। कोर्ट केसेस शुरू हो गए। अर्जुन की कंपनी के स्टॉक्स रोज ऊपर नीचे हो रहे थे। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि चाहे खुद का नुकसान हो जाए, फिर भी वो लोग लावण्या के फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ना चाहते थे। लेकिन इस पूरे तूफान से दूर मैं और कबीर सरप्राइजिंगली बहुत शांति से जी रहे थे। शुरू में कुछ लोग मुझे मिस्ट्रेस साबित करने की कोशिश करने लगे। ऑनलाइन लोग पुरानी बातें खोदने लगे, लेकिन जितना ज्यादा लोग डिगिंग करते गए, उतना ही साफ होता गया कि असली बीच में आने वाली इंसान लावण्या थी। फिर इंटरनेट ने और पुरानी चीजें निकाल लीं। अफ्रीका के जंगलों में वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू करते हुए मेरी और कबीर की फोटोज, घायल जानवरों को बचाने वाले वीडियोज, हमारे छोटे से पेट क्लिनिक की स्टोरीज। धीरे धीरे पूरा नैरेटिव बदल गया। अनएक्सपेक्टेडली इस पूरे ड्रामा के सबसे बड़े विनर्स हम बन गए। ऑनलाइन लोगों ने हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्लिनिक का बिजनेस भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। टर्मोइल धीरे धीरे शांत होने लगा। फिर एक दिन अर्जुन दोबारा क्लिनिक आया। उसके चेहरे पर साफ थकान थी। आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स पड़ चुके थे। वो धीरे से बोला, अनन्या, सॉरी, मैंने तुम्हें इस मेस में घसीट लिया। मैंने बस हल्के से सिर हिला दिया। अब मुझे किसी स्टॉर्म से डर नहीं लगता था, जब तक फैमिली या प्यार मुझे दोबारा छोड़कर ना जाए। मैं अकेले भी हर मुश्किल का सामना कर सकती थी। और वैसे भी इन दिनों कबीर हर वक्त मेरे साथ खड़ा था। क्लिनिक के जानवर मुझे हर दिन कंफर्ट देते थे।
अब मैं वो पुरानी अनन्या नहीं थी, जो खून में लथपथ फ्लोर पर अकेली पड़ी मदद का इंतजार कर रही थी। तभी अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने लावण्या से डिवोर्स ले लिया है। सब लीगली खत्म हो चुका है। अब मैं तुम्हारी हर बात सुन सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ। मैंने साइन लैंग्वेज सीखनी भी शुरू कर दी है। मैंने ग्रूमिंग ब्रश थोड़ा जोर से नीचे रख दिया और ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। वो बीच सेंटेंस में ही रुक गया। बाकी वर्ड्स उसके गले में अटक गए। छोटे से कमरे में अजीब-सी खामोशी फैल गई। एक ऐसी साइलेंस जो हमारे बीच पहले कभी नहीं आई थी, बचपन से लेकर आज तक, जब तक मैं उसके आसपास रहती थी। हमारे बीच कभी ऑकवर्ड साइलेंस नहीं होती थी, लेकिन आज उसे खुद ये खामोशी सहन नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद उसका फोन बजा। वो जल्दी में बाहर चला गया। मैंने नीचे देखते हुए धीरे से सोचा, तो अर्जुन, तुम्हें आखिरकार समझ आया। इग्नोर किया जाना कितना ठंडा और दर्दनाक लगता है। फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? मैंने सिर झुकाया और फिर से डॉग की फर ब्रशिंग करने लगी। लेकिन इस पूरे अपहीवल ने मुझे एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट दिया। पास्ट को फेस करने के बाद और थेरेपी दोबारा शुरू करने के बाद एक दिन अचानक मेरी आवाज वापस आ गई। शुरू में मेरी प्रोनाउंसिएशन अजीब थी। आवाज भारी और टूटी हुई लगती थी। लेकिन कबीर ने बस मेरा पहला सिलेबल सुना और उसकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। 4 साल में पहली बार मैंने उस आदमी को रोते देखा, जो हर वक्त मुस्कुराता रहता था। कबीर इतना इमोशनल हो गया था कि खुशी के वर्ड्स भी नहीं निकाल पा रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे और आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने उसके आंसू पोंछे और धीरे से कहा, अब से मैं तुमसे बातें कर पाऊंगी। उस हफ्ते कंपनी क्राइसिस में फंसा अर्जुन काफी दिनों तक नहीं आया। फिर 1 हफ्ते बाद वो गिफ्ट्स लेकर क्लिनिक पहुंचा, लेकिन इस बार उसके कुछ बोलने से पहले ही मैंने हल्का सा गला साफ किया। मेरी आवाज अभी भी थोड़ी भारी थी। मैंने धीरे से कहा, अर्जुन, अब यहाँ मत आया करो। वो वहीं जम गया। शॉक में मुझे घूरता रह गया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने मुश्किल से गले की रुकावट निगली। अनन्या, तुम फिर से बोल सकती हो। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने उसकी तरफ शांत नजरों से देखा, फिर साफ आवाज में कहा, अर्जुन, अब ये सब शेमफुल चीजें करना बंद करो। मेरा हस्बैंड है, मैं और कबीर ऑर्डिनरी लोग हैं। हम तुम्हारे रिच फैमिली ड्रामा को बार बार सर्वाइव नहीं कर सकते। क्या चाहते हो? मैं दूसरी बार अपनी आवाज खो दूं? मेरी आखिरी बात सुनते ही उसकी आंखों में बची हुई आखिरी रोशनी भी बुझ गई। बहुत देर की चुप्पी के बाद वो धीरे से बोला, अनन्या, तुम्हारी आवाज दोबारा सुनना, ये बहुत खुशी की बात है। फिर वो खुद पर हंस पड़ा। कड़वी हंसी। जब कोई चीज हमेशा पास होती है तो इंसान उसकी वैल्यू करना भूल जाता है। उसने नीचे देखते हुए कहा, असल में बेवकूफ मैं था। जो खुशी मेरे हाथों में थी उसे मैंने खुद दूर धकेल दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में थकान थी, लेकिन इस बार कोई ऑब्सेशन नहीं, बस पछतावा। जब तक तुम पहले की तरह मुस्कुरा सकती हो, खुलकर बातें कर सकती हो, तो फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सारी कहानियां सुनने वाला इंसान मैं नहीं हूं। उसने बहुत धीरे से कहा, आई विश यू हैप्पीनेस। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी गोद में बैठी रैगडॉल कैट को धीरे धीरे ब्रश करती रही। वो आराम से गुनगुनाने लगी। तभी दरवाजे की वाइन चाइम हल्के से बजी। अर्जुन चला गया और मेरी जिंदगी आखिरकार शांत खुशी की एक स्टेडी रिदम में लौट आई। पेट क्लिनिक का काम बिजी रहता था, लेकिन दिल को सुकून देता था। अब क्लिनिक में एक और चैटर बॉक्स था, जो पूरे दिन जानवरों से बातें करता रहता था। शायद मैं उन 4 खामोश सालों की भरपाई कर रही थी।
मैं इतना बोलती कि कई बार गला सूख जाता। तब कबीर हमेशा मेरे लिए पानी लेकर आ जाता। मैंने उसके हाथ से ग्लास लिया और मुस्कुराते हुए एक घूंट पिया। इस बार कोई कभी ये शिकायत नहीं करने वाला था कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ।